नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक ऐसे समय के बारे में जब लिखने के लिए कागज नहीं था और साम्राज्य वैसे नहीं थे जैसे हम आज जानते हैं? तो फिर हम लगभग 3,500 साल पहले की जिंदगी को समझना कैसे शुरू करते हैं? तो चलिए, आज हम सब मिलकर इतिहास के जासूस बनते हैं और हमारे सुराग छिपे हैं प्राचीन ग्रंथों में और जमीन के नीचे दबी हुई कब्रों में। तो सवाल ये है कि इतिहासकार इतने पुराने अतीत की तस्वीर आखिर बनाते कैसे हैं? वो दो तरह के सबूतों की तलाश करते हैं। एक तो वो कहानियां जो लोगों ने खुद सुनाई और दूसरा वो चीजें जो वे अपने पीछे छोड़ गए। तो आइए पहले कहानियों से ही शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास हैं अतीत के शब्द यानी कि वेद। ये पुराने भजन हमें उस समय के लोगों की मान्यताओं, उनकी प्रार्थनाओं और दुनिया को देखने के उनके नजरिए की एक झलक देते हैं। लेकिन भाई, शब्दों में तो अपना एक नजरिया हो सकता है। इसीलिए दूसरी तरफ हमारे पास हैं खामोश गवाह, महापाषाण यानी कि विशाल पत्थरों से बने मकबरे। ये जो भौतिक अवशेष है ना, ये हमें उनके जीवन, उनकी परंपराओं और समाज के बारे में एक अलग और शायद ज्यादा ठोस सच्चाई बताते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल हमें 5 पड़ावों से गुजारेगी। हम शुरू करेंगे सबसे पुराने ग्रंथों, वेदों से, फिर उनके जरिए उस समाज को समझेंगे। वहां से हम आगे बढ़ेंगे खामोश पत्थरों यानी महापाषाणों की ओर और इनामगांव नाम की एक खास प्राचीन बस्ती को भी करीब से देखेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इंसानी हड्डियां खुद हमें क्या कुछ सिखा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सबूत हमें ले जाता है दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक की तरफ, वेद। इनके बारे में तो सुना ही होगा। ये कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन हमारी जांच के लिए एक वेद सबसे खास है क्योंकि वो सबसे पुराना है। जी हाँ, वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना आज से करीब 3,500 साल पहले हुई थी। ये इन चारों में सबसे पुराना है। इसमें 1,000 से भी ज्यादा भजन हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है अच्छी तरह से कहा गया है। ये भजन अग्नि, इंद्र और सोम जैसे अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ये याद रखें कि इस शुरुआती दौर के लिए ऋग्वेद हमारा सबसे मुख्य साहित्यिक स्रोत है। और सबसे मजेदार बात क्या है? ऋग्वेद को लिखे जाने से बहुत बहुत पहले रचा गया था। सदियों तक इसे बस सुनकर, याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। ये जो भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपि हम देख रहे हैं ना, ये तो उस कमाल की मौखिक परंपरा का एक सबूत है जिसे बहुत बाद में लिखा गया था। और इसकी भाषा, ऋग्वेद की रचना हुई थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में, जो आज हम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी अलग है। और ये भाषा एक बहुत बड़े भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिश्ता आज की कई भाषाओं से है, जैसे हिंदी और फारसी से लेकर अंग्रेजी और जर्मन तक। ये भाषाई कनेक्शन इतिहास की पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा है। तो ठीक है, ये सिर्फ प्रार्थनाएं तो नहीं थी। ये भजन हमें उस दुनिया के बारे में क्या बताते हैं जिसमें ये रचे गए थे? ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक प्राचीन समाज में झांकने के लिए खिड़कियों की तरह हैं। चलिए ऋग्वेद का एक उदाहरण देखते हैं। इसमें एक ऋषि हैं, विश्वामित्र, और वो 2 नदियों व्यास और सतलुज से बात कर रहे हैं। सोचिए, ऋषि नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बहन कहकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि शांत हो जाओ ताकि उनके लोग अपने रथों और घोड़ों के साथ सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकें। और नदियां जवाब भी देती हैं, वो सुरक्षित रास्ता देने का वादा करती हैं। प्रकृति का ये जो मानवीकरण है, ये दिखाता है कि वो लोग अपने पर्यावरण से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन ये छोटा सा संवाद एक और बात भी बताता है, उनके समाज में घोड़ों और रथों की कितनी ज्यादा अहमियत थी। वो सिर्फ आने जाने के साधन नहीं थे, बल्कि ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। सबसे जरूरी बात, ऋग्वेद हमें उस समय की सामाजिक बनावट के बारे में भी सुराग देता है। लोगों को उनके काम, उनकी भाषा और उनके समुदाय के आधार पर पहचाना जाता था। हमें पुरोहित मिलते हैं जो अनुष्ठान करते थे। राजा भी थे, लेकिन ये बाद के साम्राज्यों वाले राजा नहीं थे जिनके पास बड़े बड़े महल या सेनाएं होती थीं। फिर थे आम लोग, जिन्हें जन या विश कहा जाता था। और ग्रंथ में उनके विरोधियों, दास या दस्युं का भी जिक्र मिलता है। अब चलिए, जो लिखा गया था उससे हटकर
उस तरफ चलते हैं जो बनाया गया था। लगभग 3000 साल पहले जब ग्रंथ खामोश हो जाते हैं, तब विशाल पत्थर की संरचनाएं अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। ये हैं महापाषाण। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें महापाषाण कहते हैं, ये असल में कब्रों को चिन्हित करने वाले स्मारक थे। पत्थरों से कब्र बनाने की ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में काफी फैली हुई थी। कुछ तो सतह पर ही दिख जाते हैं, जबकि कुछ जमीन के नीचे छिपे होते हैं। मेगालिथ या महापाषाण शब्द का मतलब बहुत ही सीधा है। मेगा यानी बड़ा और लिथोस यानी पत्थर। ये बड़े पत्थर हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उन लोगों को आवाज देते हैं जिन्होंने अपने बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। तो इन प्राचीन कब्रों के अंदर पुरातत्वविदों को मिला क्या? कंकालों के साथ उन्हें कई तरह की चीजें मिली, खास तरह के काले और लाल मिट्टी के बर्तन, कुल्हाड़ी और कटार जैसे लोहे के औजार, और कभी-कभी तो घोड़ों के कंकाल और सोने पत्थर के गहने भी मिले। हर चीज एक सुराग है। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। ये कब्रें साफ साफ सामाजिक मतभेदों को दिखाती हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक कंकाल 33 सोने के मणकों और दूसरी कीमती चीजों के साथ मिला, वहीं दूसरे को बस कुछ साधारण बर्तनों के साथ दफनाया गया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 3000 साल पहले भी समाज में बराबरी नहीं थी। कुछ अमीर और शक्तिशाली थे, जबकि दूसरे नहीं थे। अब ये देखने के लिए कि ये सारे सुराग एक साथ कैसे जुड़ते हैं, चलिए एक खास जगह पर जूम इन करते हैं। इनाम गांव, महाराष्ट्र में ये एक ऐसी असाधारण जगह है जहां पुरातत्वविदों ने एक पूरी की पूरी प्राचीन बस्ती को खोदा है, जो हमें उस दौर के जीवन की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर देती है। इनाम गांव में लोग लगभग 900 सालों तक रहे, यानी करीब 3600 से 2700 साल पहले तक। इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने का मतलब है कि हम ये देख सकते हैं कि समय के साथ उनका जीवन कैसे बदला और विकसित हुआ। इनाम गांव की सबसे अनोखी बातों में से एक है वहां दफनाने की प्रथाएं। वयस्कों को आमतौर पर सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों को उनके अपने घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। शायद ये मान्यता ही होगी कि पूर्वज परिवार के करीब रहें। और वो लोग खाते क्या थे? पुरातत्वविदों को जले हुए अनाज और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो एक तरह से अतीत का मेन्यू कार्ड है। वे गेहूं, जौ, चावल और कई तरह की दालों की खेती करते थे। वे बेर, आंवला और जामुन जैसे फल भी इकट्ठा करते थे और कई तरह के जानवरों का शिकार भी करते थे। और ये हमें लाता है सबसे व्यक्तिगत सबूत तक, कंकाल खुद। हड्डियां भले ही खामोश हों, लेकिन जो उन्हें पढ़ना जानते हैं उनके लिए ये कमाल की कहानियां सुनाती हैं। एक्सपर्ट्स कंकाल की बनावट देखकर बता सकते हैं कि वो पुरुष का था या महिला का। दांतों की जांच करके वो व्यक्ति की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ तक कि हड्डियों की हालत से उनके स्वास्थ्य और खान पान के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है। लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध वैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में लिखा था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आज की मानी हुई संख्या 206 से कहीं ज्यादा है। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी गिनती में दांत, कार्टिलेज और जोड़ों को भी शामिल कर लिया था। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि समय के साथ वैज्ञानिक समझ कैसे विकसित होती है। तो हमने देखा कि किताबें और कब्रें दोनों ही हमें अतीत में झांकने का मौका देती हैं और हर एक कहानी का एक अलग हिस्सा बताती है। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जो किसी भी इतिहासकार और खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अहम है। कौन सा स्रोत ज़्यादा भरोसेमंद है? लोगों द्वारा अपने बारे में लिखे गए शब्द जिनमें उनका अपना नज़रिया और इरादा हो सकता है, या फिर उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों और हड्डियों के खामोश निष्पक्ष सबूत? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। असली कौशल तो दोनों कहानियों को एक साथ बुनने में है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली बार कुछ और रहस्यों को सुलझाने के लिए।